हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आपने जो है कि चैप्टर 1 पढ़ ली। 9th की जो है कि जियोग्राफी को हम लोग पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें कि फ्रेंड्स आपने चैप्टर 1 पढ़ा, चैप्टर 2 पढ़ा और जिसमें कि आज हम लोग जो है कि चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। और जो है कि जिस चैप्टर का नाम क्या है, अपवाह। ठीक है, अपवाह में क्या क्या आते हैं। देखिए, इस चैप्टर को पूरा हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और इस चैप्टर से संबंधित एमसीक्यूज को भी क्लियर करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिएगा, चैप्टर 1 आपने नहीं देखा तो जाकर प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसमें से आप चैप्टर 1 देख लीजिए और चैप्टर 2 देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आप जो है कि बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और या तो आप कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो है कि एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। ठीक है, देखिए, और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि एनसीईआरटी में हम पढ़ा रहे हैं तो पूरा जो है कि बुक्स नहीं पढ़ा रहे हैं। मेन मेन जहाँ से प्रश्न बनते हैं मैंने उस टॉपिक को जो है कि हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, ताकि जो है कि आपका जो है कि जल्दी कवर हो सके। और यहाँ पर देखिएगा, जितने भी हाईलाइट चीज़ हैं यहीं से एग्ज़ाम में बनते हैं, तो आपको पूरी जो है कि बुक्स नहीं पढ़ना पड़ेगा। और देखिए, इस चैप्टर से संबंधित जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी हम लोग करेंगे। देखिए, एमसीक्यूज हम इसके साथ इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपको पता चले कि एग्ज़ाम में प्रश्न कैसे बनता है और किस तरह के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, इस चैप्टर से संबंधित हम लोग जो है कि एमसीक्यूज को भी करेंगे, तो चैनल वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, चैप्टर नंबर 3 अपवाह। ठीक है, तो देखिएगा, यहाँ से जो भी हाईलाइट हमने नहीं किया है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, क्या आप जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है कि आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं, तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे क्या दिया गया है। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी है। ठीक है, तो इसको भी आप देखिएगा। और भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है, तो ये अपने जो है कि अमेजन नदी की। ठीक है, अब आप लोग जो है कि ऊपर आइए और यहाँ से देखिएगा, सबसे पहले यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए नदियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो नदियाँ देखिए मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ। ठीक है, तो जिसमें कि हम लोग पहले पढ़ेंगे हिमालय की नदियाँ, उसके बाद हिमालय में जितनी इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी में नदियाँ दी गई हैं उनके जो है कि इम्पोर्टेंट फैक्ट को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद जो है कि प्रायद्वीपीय नदियों की बारी जो है कि आएगी। ठीक है, तो यहाँ से जो है कि देखिएगा, हिमालय की नदियाँ। ठीक है, तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली और जो है कि प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां लंबी हैं तथा उनके महत्वपूर्ण, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, सबसे पहले हिमालय की नदियों के बारे में यहाँ पर क्या दिया गया है। तो देखिए, हिमालय की नदियों में देखिए सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, तो हिमालय की नदियों में सिंधु नदी तंत्र। और देखिएगा, इसमें से यहाँ तक इतने में क्या फैक्ट बनता है, यहाँ से सबसे पहले जो है कि आप देख लीजिए। ठीक है, तो देखिएगा, यहाँ से सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। ये प्रश्न जो है कि आपका बन सकता है और बनता भी है। आप एमसीक्यूज में देखेंगे, मैं विभिन्न एग्जाम में जो है कि पूछे गए प्रश्न इस चैप्टर से संबंधित भी जो है कि उसमें डाला हूँ एमसीक्यूज में, तो वहाँ से जो है कि आपको ज़्यादा क्लियर होंगे। ठीक है, सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करिएगा। और देखिएगा, यहाँ से इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां हैं, जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा इस नदी में मिलती है। यानी कि आप साफ तरीके से समझिएगा फ्रेंड्स कि सिंधु नदी की जो है कि सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा इस नदी में मिलती हैं, किसमें, सिंधु नदी में। ठीक है, अब यहाँ से जो है कि आप देखिएगा, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में जो है कि मिठान कोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। तो यहाँ से भी आपका जो है कि एक यहाँ से प्रश्न बनता है।
तो यहाँ से इस प्रश्न को जो है कि आप देखिएगा, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठान कोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। तो यहाँ से भी आपका जो है कि प्रश्न बनता है। और यहाँ से देखिएगा सिंधु नदी का जो है कि यहाँ से कितना है, तो 2900 किमी लंबी सिंधु नदी विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। ठीक है, तो यहाँ से भी एक फैक्ट आपका जो है कि बनता है। और यहाँ से देखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या बनता है, तो यहाँ से देखिएगा सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेदों जो है कि 1960 के अनुसार भारत इस नदी की प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि भारत जो है कि सिंधु नदी जल में कितना परसेंट जल जो है कि उपयोग में लेता है, तो 20%। ठीक है, इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने इम्पोर्टेंट लिख दिया है, तो जो है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप देखिएगा। और देखिए हिमालय की नदियों में जो है कि ब्रह्मपुत्र के बाद जो है कि गंगा भी क्या है, तो गंगा भी एक हिमालय नदी है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा गंगा नदी के बारे में यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो देखिएगा यहाँ से जो है कि आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनता है, तो इसको भी आप जो है कि देख लीजिए। यहाँ से गंगा की मुख्य धारा भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो गंगा की जो है कि मुख्य धारा भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। देखिएगा फ्रेंड्स, जब आप वीडियो के लास्ट में हमने एमसीक्यूज डाला है, वो एमसीक्यूज कर लेते हैं, और मैं जो ये करा रहा हूँ जो हाईलाइटेड वाला पोर्शन, अगर आप इतना कर लेते हैं तो इस चैप्टर से संबंधित आपके सामने कहीं भी प्रश्न मिले उनको जो है कि आप सही कर पाएंगे। ठीक है, देखिएगा हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नदियां यमुना, घाघरा, गंडक, यहाँ से देखिएगा, तथा कोसी। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री, हिमानी से निकलती है। ये भी हमने एमसीक्यूज में डाला है। तो देखिए फैक्ट आप पढ़ेंगे तो एमसीक्यूज को सही कर पाइएगा। ठीक है, यहाँ गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है। इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से यहाँ पर देखिएगा, तो नेपाल हिमालय जाती है। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। यानी कि गंगा जो है कि बांग्लादेश में मेघना के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर देखिए फैक्ट इसमें मिलते हैं। ठीक है, तो आपको जो है कि पूरा एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमने मेन जो है कि पॉइंट हाईलाइट कर रखा है खुद पढ़ के, तो यहाँ पे जो है कि आपके लिए जो है कि प्रोवाइड करवा जा रहा है, तो आपको जो है कि बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह बृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी फैक्ट हैं आप जो है कि यहाँ पर देखिएगा यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से देखिए सुंदरवन डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया गया है। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यह रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स देखिएगा, अब आपके देखिए यहाँ से गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर है। ठीक है, तो देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ से सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ से देखिएगा निकलती है। इनके कारण जो है कि यहाँ से देखिएगा सिंधु नदी के बारे में यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से सबसे पहले क्लियर करेंगे हिमालय की नदी गंगा नदी तंत्र है। ठीक है, गंगा के बारे में ही यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर देखिएगा, हाँ यहाँ से देखिएगा प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली जो है कि मुख्य सहायक चंबल, बेतवा तथा सोन है, ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों में निकलती है। कौन निकलती है, तो यहाँ से देखिएगा सबसे पहले तो ये हिमालय नदियों के बारे में है और इसमें गंगा नदी तंत्र के बारे में बात किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। और देखिए गंगा जो है कि गंगा की लंबाई
जो है कि 2500 किमी से अधिक है। यानी कि बहुत से जो है कि बुक्स में 25 किलोमीटर दिया गया है। तो आप जो है कि अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से देखिएगा, अब आपको जो है कि हिमालय की नदियों में जो है कि गंगा आपने पढ़ लिया, और अब आपको क्या पढ़ना है, तो ब्रह्मपुत्र जो है कि नदी के बारे में यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले जूम हम करेंगे ताकि जो है कि आपको क्लियर हो सके। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। कौन बहती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। नामचा बरवा शिखर 7,757 मीटर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू आकार अक्षर जैसा मोड़ बनाकर जो है कि भारत यहाँ पर देखिएगा, मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। यानी कि आप यहाँ पे समझिएगा, ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसको जो है कि अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से, ठीक है। तो ये जो है कि आप जो है कि क्लियर कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, हमने लिख दिया है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो, बांग्लादेश में जमुना और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखिएगा, तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम क्या है, तो यहाँ पर देखिए माजुली हमने यहाँ पर दे दिया है आपको। और यहाँ पर फ्रेंड्स अब देखिएगा, प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में अब हमें पढ़ना है, ठीक है। देखिए, हमने कितने नदियों के बारे में पढ़ा, तो देखिए हिमालय की लगभग एनसीईआरटी में आपके देखिए हिमालय की नदियों में किसका किसका दिया गया है, तो हिमालय के नदी में देखिए सिंधु नदी के बारे में दिया गया है, ठीक है। और गंगा नदी के बारे में दिया गया है। और यहाँ पर देखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आपने पढ़ ही लिया, ठीक है। और देखिए फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में जो है कि हमको पढ़ना है, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं। तो आप जो है कि नोट डाउन कर सकते हैं कि प्रायद्वीपीय नदियाँ हेडिंग डालकर आप इसको महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। नर्मदा एवं तापी दो ही बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं, ठीक है। अब इसको देखिएगा आप, अब इसी जो है कि प्रायद्वीपीय नदियों में जो है कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले नर्मदा नदी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। देखिए, नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है, ठीक है। इससे प्रश्न बनता है, पूछा जाता है कि नर्मदा नदी जो है कि कहाँ का उद्गम कहाँ से होता है, तो अमरकंटक पहाड़ी के निकट से, ठीक है। पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। तो देखिए आप दिया जाता है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है, तो वो है नर्मदा नदी, ठीक है। और आप यहाँ पर देखिएगा, जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में यह नदी गहरे गाज से बहती है। जहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहाँ धुआंधार प्रपात है, ठीक है। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो है कि कौन सी नदी धुआंधार प्रपात बनाती का निर्माण करती है, तो वो है नर्मदा नदी, ठीक है। और फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले जो है कि नर्मदा की सहायक नदियाँ बहुत छोटी छोटी हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा, अब प्रायद्वीपीय नदियों में यहाँ पे तापी द्रोणी, यानी कि देखिए तापी द्रोणी का मतलब ये ताप्ती नदी है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए, तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रश्न जो है कि आपका क्लियर होता है। और देखिए, प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी नदी भी है। तो गोदावरी नदी के बारे में आप जो है कि देखिए कितने पॉइंट्स हमने हाईलाइट कर रखा है। तो यहाँ से आप जो है कि देखिएगा, गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। तो सबसे पहले गोदावरी हेडिंग डाल के आप लिख लीजिए, गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है और इसकी लंबाई कितनी है, तो 1500 किलोमीटर है। यह बकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय नदियों में किसका जो है कि अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है, तो वो है गोदावरी नदी। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र नदी द्रोणी का 50% भाग मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। और यहाँ पर आप देखिएगा गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती हैं। तो गोदावरी की सहायक नदियाँ आप लिखिए पुरुड़ा, वर्धा, प्राणहिता और माजरा, वेनगंगा तथा पेनगंगा। ठीक है, तो इसको जो है कि आप नोट डाउन कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा ये जो गोदावरी ये जो है गोदावरी जो है इसको जो है कि दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी फैक्ट हैं। ये सारे फैक्ट जो है कि आपको आसान लगते हैं और यही आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा गहन आपको पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर हमने पढ़कर खुद मेहनत करके जो है कि आपको जो है कि सिर्फ मटेरियल और एमसीक्यूज प्रोवाइड करवा जा रहा है, तो सिर्फ आपके लिए। ठीक है, तो आप जो है कि फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि दोस्तों के पास शेयर करिएगा। और आपको इसमें क्या कमी रह गई है आप जो है कि कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए महानदी के बारे में, ये जो प्रायद्वीपीय नदी है जिसमें महानदी के बारे में पढ़ना है, तो महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है। ठीक है, तथा यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई जो है कि 860 किलोमीटर, इसकी अफवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है कि आपके फैक्ट हैं। और यहाँ पर देखिएगा कृष्णा नदी के बारे में भी जो है या आपको पढ़ना है। ठीक है, ये क्या है, तो ये भी प्रायद्वीपीय जो है कि नदियाँ हैं। और प्रायद्वीपीय नदियाँ देखिए यहाँ पर प्रायद्वीपीय नदियों में जो है कि अब आपको कृष्णा नदी के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए कृष्णा नदी के बारे में क्या है, तो यहाँ पर आप देखिएगा महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा नदी लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मुंशी, भीमा इसकी सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, आप इसको नोट डाउन करिएगा। और देखिए ये जो है कि प्रायद्वीपीय नदियों में एक कावेरी द्रोणी है। ठीक है, कावेरी पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है और तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ क्या है, अमरावती, भवानी, हेमावती तथा कामिनी। इसकी द्रोणी जो है कि तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है। ठीक, यहाँ पर आप देखिएगा। और यहाँ पे देखिए भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बंगलौर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान किया जाता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है, तो कुंचिकल जलप्रपात जो कि कर्नाटक में है। ये भारत का जो है कि सबसे बड़ा जलप्रपात है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, और देखिएगा यहाँ से पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका है, लेकिन इसमें 97% जल लवणी है। केवल 3% ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, जिसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में उपलब्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जाता है कि धरती पर जो है कि कितना परसेंट जल पीने योग्य है, तो 3% है। यहाँ से ये फैक्ट आपका निकल के आता है एनसीईआरटी से। ठीक है, अब देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ से ये अब यहाँ पे देखिएगा एक और शायद नदी है। यहाँ पे देखिए तापी नदी हो गया। यहाँ से देखिएगा कौन सी नदी थी, कावेरी द्रोणी थी। और यहाँ से देखिएगा झील के बारे में है, तो झील में जो है कि उतना खास नहीं दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा राजस्थान के सांभर झील जो एक लवण जल वाली झील है। और यहाँ पे देखिएगा जम्मू तथा कश्मीर की बुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की वाली प्राकृतिक झील है। ठीक है, तो इस झील के बारे में यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर देखिएगा नदी के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान, ये प्रश्न पूछा जाता है। और 1985 में जो है 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना विस्तार किया गया था। ठीक है, तो ये दोनों तिथि आप याद रखेंगे। और देखिएगा इसमें जो है कि कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें ज़्यादा नहीं दिए गए थे इस चैप्टर में, उसको हम लोग 10 में जो है कि विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स नदी और जो है कि झीलों के बारे में आपके जो है कि 9 के एनसीईआरटी में उतना कुछ खास नहीं दिया गया था, लेकिन हमने जो है कि संपूर्ण आपके एमसीक्यूज में नदी और इम्पोर्टेंट झील
और जो है कि नदियों के बारे में जो है कि हमने एमसीक्यूज में बढ़िया से दे रखा है, वहाँ से थोड़ी बहुत आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। और इससे ज़्यादा क्लियर जो है कि आपको जो है कि जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तो उसमें ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप जो है कि देखिए, हमने नाइन्थ के एनसीईआरटी फिलहाल में हम लोग ज्योग्राफी का पढ़ रहे हैं, तो उसमें जितने फैक्ट इंपॉर्टेंट निकल के आ रहे थे, अगर आप अभी सोच रहे थे कि हमें जो है कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए नाइन्थ और टेंथ की, तो यहाँ पे देखिए नाइन्थ और टेंथ में है क्या, हमने जो है कि पूरा पढ़ा दिया। देखिए ये अभ्यास में दिया गया है, और अभ्यास से हमने जो है कि बताया था कि डायरेक्टली जो है कि आपके प्रश्न बन जाते हैं। इन्हीं अभ्यास वाले प्रश्नों को उठाकर डायरेक्टली पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो देखिएगा, बुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो बुलर झील यहाँ पर देखिएगा जम्मू कश्मीर में है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? तो अमरकंटक जो है कि पहाड़ी से है, आप यहाँ पे देख लीजिए। और यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली जो है कि झील है? तो सांभर झील है, यहाँ पर आप देखिएगा। और निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे जो है कि बड़ी नदी है? तो यहाँ पे देखिएगा गोदावरी है, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो तापी नदी है, और नर्मदा नदी और दामोदर नदी। तो ये जो है कि आप जो है कि देख लीजिए। और यहाँ से देखिएगा, अब हमने कुछ जो है कि अन्य बुक का सहारा लेकर जो है कि आपके लिए वन लाइनर तौर पर जो है कि आपको जो है कि यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए, हिमालय की नदियाँ, और हिमालय की नदियाँ में देखिए क्या है? तो गंगा नदी है। देखिए, इसको आप जो है कि स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। मैं जो है कि इसका पीडीएफ आपको और टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा, वहाँ से आप जो है कि रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए, मैं क्लास 1, 2 और 3 यानी कि तीनों चैप्टर्स का एक ही साथ पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए, हिमालय की नदियाँ में सबसे पहले गंगा नदी है, और गंगा 2525 किमी है, भारत की सबसे लंबी नदी। उद्गम कहाँ से होता है? तो गंगोत्री हिमानी के गोमुख से। और अन्य नाम इसके क्या है? पद्मा, मेघना और अपवाह क्या है? पूर्ववर्ती है। और जल का त्याग कहाँ पर करती है? तो बंगाल की खाड़ी में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आए हैं और महत्वपूर्ण तथ्य हैं। और यहाँ पे देखिए, गंगा संयुक्त रूप से भागीरथी और अलकनंदा नदियों का गंगा मैदानी भागों में प्रवेश करती है। कहाँ पर? हरिद्वार में। और गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनाती है हुगली और मेघना नदियों के मध्य। तो ये हमने एनसीईआरटी में भी पढ़ा, आपको जो है कि वन लाइनर तौर पे हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। और देखिए, ये हिमालय की नदी आपको जो है कि एनसीईआरटी में अलकनंदा नदी के बारे में नहीं दिया गया था, लेकिन हमने यहाँ पर दे दिया है। देखिए, अफवाह क्या है? चमोली, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल जिला, और तटीय शहर बद्रीनाथ और देवप्रयाग भागीरथी नदी अलकनंदा नदी का संगम है, ठीक है। तो ये फैक्ट जो है कि आपके हैं। और ये देखिए, परीक्षा उपयोगी तथ्य क्या है? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ, तो देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं। बिहार का शोक के नाम से जाने वाली देखिए कोसी नदी, और त्रिवेणी नहर के जल का स्रोत क्या है? गंडक नदी, ठीक है। और राजस्थान कोटा के निकट गार्ज का निर्माण करती है चंबल नदी। और यहाँ पे देखिए, पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी कौन है? काली नदी। और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से उद्गमित होकर देखिए बेतवा नदी निकलती है। और बंगाल डेल्टा एक उप विभाग है, तो मेरी बंद डेल्टा। तो यहाँ पर देखिए, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या देखिए 12 है। यहाँ पे ये फैक्ट हैं आपके। और देखिएगा यहाँ से, और यहाँ पे देखिए, तिब्बत पठार से निकलने वाली नदियाँ। तो देखिए, तिब्बत के पठार से कौन कौन नदियाँ निकलती हैं? तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तिब्बत के पठार से निकलने वाली नदी क्या है? मेकांग नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी, हांगहो पीत नदी, सिंधु नदी और यांगटीसी नदी। और यहाँ पे देखिए, साल्विन नदी। ये क्या है? तिब्बत पठार से निकलने वाली नदियाँ हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा, प्रायद्वीपीय नदियाँ, ठीक है। तो देखिए, प्रायद्वीपीय नदियाँ, और यहाँ पर देखिएगा, प्रायद्वीपीय नदियों में आपके जो है कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। यानी कि वो प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन सी हैं जो अपना जल का त्याग करती हैं अरब सागर में, और वो प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन सी हैं जो बंगाल की खाड़ी में अपना जो है कि जल त्याग करती हैं? तो देखिएगा, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं, और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, प्रायद्वीपीय नदियों में अरब सागर में कौन कौन नदियाँ गिरती हैं? तो देखिएगा, नर्मदा, ताप्ती, माही आदि नदियाँ, ठीक है। और देखिए, प्रायद्वीपीय वो नदियाँ कौन जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो देखिएगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा,
कावेरी जैसी नदियाँ, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा नर्मदा नदी के बारे में यहाँ पर क्या दिया गया है, तो नर्मदा नदी के बारे में देखिए उद्गम कहाँ से होता है, अमरकंटक चोटी मैकाल पर्वत से, और बहाव भ्रंश घाटी पश्चिम दिशा की ओर से, लंबाई 1313 किलोमीटर, जल ग्रहण क्षेत्र 98,796 किलोमीटर, विशेष ज्वारनद का निर्माण अरब सागर में, और यहाँ पे देखिए जलप्रपात धुआंधार जलप्रपात जो कि जबलपुर के निकट है। ये है नर्मदा नदी के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट, तो इसको आप जो है कि देख लीजिए। और यहाँ पर देखिएगा ताप्ती नदी, ठीक है, ताप्ती नदी के बारे में यहाँ पर देखिएगा इसका उद्गम जो है कि कहाँ से होता है, तो इसका जो है कि उद्गम बैतूल जिला के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में, लंबाई इसकी कितनी है 724 किलोमीटर लगभग। अपवाह क्षेत्र क्या है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात हैं, और लगभग 65,145 किलोमीटर। और विशेषता इसकी क्या है, ज्वारनद मुख का निर्माण करना, ये इसकी विशेषता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा गोदावरी नदी की जो है कि विशिष्ट तथ्य है, गोदावरी नदी के बारे में जो है कि विशेष तथ्य देखिए क्या है, अपवाह तंत्र प्रायद्वीपीय नदियों में से एक बृहत, लंबाई इसकी 1465 किलोमीटर, भारत की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, गोदावरी नदी, ठीक है। उद्गम इसका कहाँ से होता है, त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र, मुआना बंगाल की खाड़ी, और अपवाह क्षेत्र महाराष्ट्र में 50%, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और पांडिचेरी। यहाँ पे देखिए गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ कौन है, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, इंद्रावती तथा बेन गंगा। ये हमने ऊपर आपको एनसीईआरटी में पढ़ाया था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप अगर ऐसा पढ़ना चाहते हैं तो इसको भी हम यहाँ पे इसको शामिल किए हैं। देखिए महत्वपूर्ण तथ्य, प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य जल विभाजक जो है कि पश्चिम घाट है, अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी तो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी घाटी स्थित है तो विंध्याचल उत्तर दिशा में और सतपुड़ा दक्षिण दिशा पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य। अपने बड़े आकार और विस्तार के कारण दक्षिण गंगा एवं वृद्ध गंगा के नाम से कौन जानी जाती है, तो गोदावरी नदी। ये आपने एनसीईआरटी में ऊपर पढ़ा। मैसूर, बंगलुरु तथा कोलारू स्वर्ण क्षेत्र को जो है कि विद्युत प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो है कि देख सकते हैं यहाँ पर शिव समुद्रम जल प्रपात जो है कि कावेरी नदी द्वारा उत्पादित, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा कृष्णा नदी के बारे में यहाँ पर दिया गया है, तो कृष्णा नदी के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, तो देखिएगा उद्गम कहाँ से होता है, तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र, पश्चिम घाट से, लंबाई 1400 मीटर, सहायक नदियाँ तुंगभद्रा, कोयना, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, मूसी तथा भीमा, मुहाना बंगाल की खाड़ी। अपवाह क्षेत्र क्या है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश। और जल विवाद देखिए किसके किसके बीच है कृष्णा नदी का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के मध्य वर्ष 1957 से ही विवाद में है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए कावेरी नदी के बारे में यहाँ पर दिया गया है, तो कावेरी नदी के देखिए उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से, लंबाई 800 मीटर, अफवाह क्षेत्र 81,155 वर्ग किमी, और मुहाना तिरुचिल्पल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी। अपवाह क्षेत्र देखिए केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा पांडिचेरी। विशेष तथ्य श्रीरंगपट्टम, शिव समुद्रम एवं श्रीरंग द्वीपों का निर्माण। और सहायक नदी देखिए कावेरी नदी के सहायक नदियाँ कौन हैं, तो अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी, ठीक है। जलप्रपात देखिए कावेरी नदी पर शिव समुद्र आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम जो कि कहाँ पर है, तो कावेरी नदी पर है, ठीक है। तो ये सारे जो है कि आपके फैक्ट हैं। और महानदी की विशेष तथ्य देखिए, उद्गम महानदी का कहाँ से होता है, तो सिहावा पहाड़ी, धमतरी जिला, छत्तीसगढ़। सहायक नदी देखिए महानदी की सहायक नदी कौन है, शिवनाथ, हसदेव, इब, तेल। ये नदियाँ महानदी की सहायक नदियाँ हैं। और महानदी देखिए डेल्टा का निर्माण करती है पारादीप के निकट बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। ये जो है कि आप जो है कि देख सकते हैं। और दामोदर नदी के बारे में यहाँ पर जो है कि दिया गया है कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो यहाँ पर देखिए दामोदर नदी के बारे में उद्गम कहाँ से होता है, तो छोटा नागपुर पठार से। अपवाह क्या है, भ्रंश घाटी में। सहायक नदियाँ बराकार, जमुनिया, बरकी आदि। ये क्या है, सहायक नदियाँ हैं दामोदर नदी की। अन्य नाम भारत का रूर है। संबंधित नहर एडन नहर 1938। और तटीय स्थल राजरप्पा, शक्तिपीठ दामोदर और
भैरवी नदी का संगम यहाँ पे देखिए हुगली नदी से। तो ये आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। और यहाँ पर देखिएगा जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की झीलें, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर जम्मू और कश्मीर, यहाँ पे देखिए जम्मू और कश्मीर में देखिए डल झील है और बुलर झील है, ठीक है। डल झील के बारे में देखिए श्रीनगर में है और मीठे पानी की झील है। और यहाँ पे देखिए जो बुलर झील है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, झेलम नदी पर निर्मित है, एक प्रकार की गोखुर झील है। कौन? बुलर झील। तो यहाँ पर देखिएगा ये स्मरणीय तथ्य यानी कि याद करने योग्य तथ्य, याद करने योग्य तथ्य क्या है? भारत में खारे पानी की दूसरे सबसे बड़ी झील तो पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश में स्थित मीठे पानी की झील कोलेरू झील, और केरल में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि से संबंधित झील अष्टमुड़ी झील, हैदराबाद तेलंगाना में स्थित झीलें हुसैन सागर एवं उस्मान सागर कृत्रिम झील। और यहाँ पे देखिएगा श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी से अलग करता है तो पुलिकट झील को। और हरियाणा राज्य में स्थित सूरजकुंड झील। यहाँ पे देखिएगा हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित बर्फ से ढकी झील का उदाहरण कौन है? तो घेपन झील, ठीक है। तो यहाँ पे ये झील आप देख सकते हैं। और देखिएगा यहाँ पर अब जितने भी आपने चैप्टर 3 अफवाह पढ़ा उसमें से जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं उसकी प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न आपके लिए क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर जो है कि बी है, तिब्बत के निकट मानसरोवर झील जो है कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स आप कमेंट करते जाएंगे। देखिए पहला जब प्रश्न आएगा, जो प्रश्न आपके सामने आएगा उसको आप यूज़ कर दीजिए। और आप जो है कि ऊपर पढ़े हैं तो आप अपना जो है कि ऑप्शन कमेंट करके तब आप आगे बढ़िएगा, ठीक है। और जो है कि यहाँ पर देखिए सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के निकट मानसरोवर झील। और प्रश्न नंबर 2 हम लोग देखेंगे सिंधु नदी की सहायक नदियों के संदर्भ में निम्न 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 में से कौन अन्य 3 सहायक नदियों से भिन्न है? यानी कि सिंधु नदी की सहायक नदियों से एक कौन भिन्न है? तो देखिए सिंधु नदी की सहायक नदियाँ जास्कर नुब्रा हुंजा हैं, लेकिन चेनाब नहीं है, यही भिन्न है। और यही आपका जो है कि आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जास्कर नुब्रा हिंजा ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। अब देखिएगा फ्रेंड्स आगे, और यहाँ पर देखिएगा निम्न में से कौन सी एक हिमालय नदी है? यानी कि आपको हम ऊपर क्या बताए थे, देखिएगा निम्न में से कौन एक हिमालयी नदी है, ठीक है। तो हिमालयी नदी क्या है? तो गंगा हिमालयी नदी है। ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये देखिएगा महानदी कृष्णा और कावेरी ये क्या हैं? तो ये प्रायद्वीपीय नदियां हैं, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, ये आप जो है कि याद रखेंगे, ठीक है। और ये हिमालयी नदी है गंगा। ऑप्शन नंबर जो है कि ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 4 निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदियां प्रायद्वीपीय पठार से आकर यमुना नदी में मिलती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सोन बेतवा तथा चंबल नदी जो है कि वो सहायक नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय पठार से आकर यमुना नदी में मिलती हैं। ऑप्शन नंबर जो है कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा भारत सिंधु नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का कितना प्रतिशत जल उपयोग कर सकता है? हमने ऊपर एनसीईआरटी में पढ़ा कि जो है कि भारत सिंधु नदी का 20% जल अपने जो है कि उपयोग में ले सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आगे देखेंगे हम लोग, गंगा नदी ब्रह्मपुत्र से मिलने के पश्चात निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? देखिए गंगा नदी जब ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है तो वो जो है कि किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर जो है कि बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा आगे, निम्न में से कौन सा नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है? तो 7 का जो है कि ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अंबाला जो है कि नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। कौन? अंबाला। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती हैं? वो कौन सी नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय नदियां वो कौन सी प्रायद्वीपीय नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती हैं? तो नर्मदा और
ताप्ती नदियाँ ये क्या है, प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं और ये पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, अब देखिएगा आगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी तो ये हो जाएगा गोदावरी है। ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी के विभिन्न नामों के संदर्भ में निम्न में से कौन एक अन्य तीनों से भिन्न है। तो देखिएगा, तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी, बांग्लादेश में जो है कि जमुना के नाम से जानी जाती है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानी जाती है, लेकिन यहाँ पे असम में कोई भी लॉजिक नहीं है। ये आपने जो है कि तीनों एनसीईआरटी में ऊपर पढ़ा था। ठीक है, तो ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर जो है कि डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा आगे, यमुना नदी निम्न में से किस स्थान से निकलती है। तो यमुना नदी फ्रेंड्स यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ऑप्शन नंबर जो है कि डी राइट आंसर है। और देखिएगा आगे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम नदियाँ सिंधु नदी से मिलती हैं। तो ये जो है कि पाकिस्तान में मिठान कोट से निकलती हैं। ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये लाइन जो है कि आपके एनसीईआरटी में बिल्कुल साफ तरीके से ऊपर हमने दिखाया था। ठीक है, तो बिल्कुल आप जो है कि पढ़िएगा इसको बढ़िया तरीके से। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ निम्न में से किस पर निर्भर रहती हैं। तो वर्षा पर निर्भर रहती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ लगभग वर्षा पर ही निर्भर रहती हैं, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन विश्व की सर्वाधिक बड़ी अपवाह द्रोणी है। तो देखिएगा 14 का जो है कि ऑप्शन नंबर जो है कि डी राइट आंसर हो जाएगा, अमेजन नदी की अपवाह द्रोणी। और आप जो है कि आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा वक्तव्य अपवाह शब्द के बारे में सत्य है। तो देखिएगा, अपवाह का मतलब क्या है, एक क्षेत्र का नदी तंत्र, जो है कि ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अपवाह का मतलब यही है, एक क्षेत्र का नदी तंत्र। ठीक है, और 15 का जो है कि ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अब देखिएगा आगे, यहाँ पर हमने कुछ बुक्स से आपके विभिन्न एग्जामों में पूछे गए पीवाईक्यूज को जो है कि इसमें डाला है। नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है कि डी देवप्रयाग में। ये देखिए 60वीं 62वीं बीपीएससी प्री 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है और हमने ऊपर पढ़ाया है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है। तो 12 है, ये हमने ऊपर आपको पढ़ाया था। ऑप्शन नंबर सी। देखिए बीपीएससी प्री 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है। गंगा नदी उदाहरण है। तो गंगा नदी पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर जो है कि ये बिल्कुल राइट आंसर है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर जो है कि बी। देखिए उत्तराखंड पीसीएस प्री 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। और बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा नदी कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए ये पद्मा के नाम से जानी जाती है। देखिए बार बार ये प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं कि इम्पोर्टेंट है, आप इसको जो है कि देख लीजिए। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ तो गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं ये नदियाँ। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए बेतवा नदी निकलती है। तो बेतवा नदी जो है कि विंध्यन पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एमपी पीसीएस प्री 2020 में पूछा गया है। और बेतवा नदी मिलती है। तो बेतवा नदी कहाँ मिलती है। तो बेतवा नदी जो है कि यमुना से मिलती है। ठीक है, ये देखिए यूपी आरओ 2000 जो है कि 14 में पूछा गया प्रश्न है। और देखिएगा आगे, भारत में यरलुंग जंगवो नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ये जो है कि थोड़ा टेढ़ा है, इसको आप देखिएगा। बीपीएससी 56वीं में 59वीं प्री 2015 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है। तो उपर्युक्त में से सभी, यानी कि ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज जो है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिएगा मानस नदी किस नदी की उपनदी है। तो मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। देखिए 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में पूछा गया है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। तो सांगपो के नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट हैं।
और ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र, तो ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र तिब्बत, बांग्लादेश और भारत है। ठीक है, देखिए और आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर जो है कि डी 1, 2 और 3 यानी कि दिबांग, कामेंग एवं लोहिता, ये क्या है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ठीक है, आईएएस प्री 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। कावेरी नदी का उद्गम है, तो कावेरी नदी देखिए उद्गम कहाँ से होता है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। ऑप्शन नंबर जो है कि बी राइट आंसर, यूपी पीसीएस मेंस 2011 में, यूपी आरओ एआरओ मेंस 2013 में। तो देखिए कि ये प्रश्न जो है कि बार बार पूछे जाते हैं, जो कि मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये जो है कि आसान प्रश्न हैं लेकिन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है कि आपको देखना पड़ेगा। यही सारे प्रश्न जो है कि आपके आसानी से गलती हो जाते हैं और जो है कि आप 1 या 2 नंबर से मेरिट में रह जाते हो। तो फ्रेंड्स देखिए, एनसीईआरटी पढ़ने का बेस्ट तरीका यही है, तुरंत चैप्टर के मेन जो है कि टॉपिक को पढ़ें और उसका एमसीक्यूज देख लें और उसका रिवीजन करते रहें। ठीक है, कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो कावेरी नदी जो है कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जो है कि राज्यों से गुजरती है। ठीक है, देखिए 42वीं बीपीएससी प्री 1997 में ये प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 कावेरी को दक्षिण गंगा, देखिए साफ साफ हमने एनसीईआरटी में ऊपर आपको दिखाया था और हाईलाइट भी करके बताया था कि दक्षिण की गंगा किसको कहा जाता है? तो कावेरी नदी को। देखिए यूपी पीसीएस प्री 2015 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, और देखिएगा त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नदी में जो है कि गंडक नदी से पानी आता है। ऑप्शन नंबर सी त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। यह पश्चिम चंपारण जिले बिहार में स्थित है। तो जो है कि 42वीं बीपीएससी प्री 2001 में यह प्रश्न पूछा गया था। और आगे देखिएगा, बिहार का श्योक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का श्योक जो है कि कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कोसी नदी एक सीमा पारीय नदी है जो नेपाल एवं भारत से होकर प्रवाहित होती है। इसे ही बिहार का श्योक नदी कहा जाता है। देखिए 2022 में ही ये प्रश्न पूछा गया है। हुंड प्रपात निर्मित है, यानी कि हुंड जो प्रपात है वो कहाँ पर निर्मित है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी सुवर्ण रेखा नदी पर। ठीक है, तो इसको आप देखिएगा 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में ये प्रश्न पूछा गया है। किस नदी पर शिव समुद्रम जल प्रपात स्थित है? तो कावेरी नदी पर जो है कि शिव समुद्रम जल प्रपात अवस्थित है, यानी कि स्थित है। देखिए 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में ये प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी बूढ़ा घाघ प्रपात कांची नदी पर, यही क्या है? सुमेलित नहीं है। इसको गलत कर दीजिए और यही आपका आंसर भी है। लेकिन हुंडरू प्रपात सुवर्ण नदी पर, चचाई प्रपात बीहड़ नदी पर, धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पर, ये जो है कि आपका सही है। और बूढ़ा घाघ प्रपात कहाँ पर है? तो बूढ़ा नदी है। ठीक है, तो इसको आप जो है कि याद रखिएगा। और देखिए भारत का सबसे बड़ा जल प्रपात जोग प्रपात किस नदी पर है? तो ऑप्शन नंबर ए शरावती नदी पर जो है कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर है। देखिए उत्तराखंड पीसीएस 2010 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अब देखिएगा आगे, चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील जो है कि उत्तरी सरकार तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर है। ये देखिए कितनी बार ये प्रश्न जो है कि आपका पूछा गया है। ठीक है, अब देखिएगा आगे, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर। देखिए यूपी पीसीएस प्री 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है। और देखिएगा भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? तो फुलहर झील जो है कि आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। देखिए यूपी पीसीएस प्री 2009 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, और देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन नहीं है? तो लोकटक झील मेघालय में है, ये जो है कि आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, आपका जो है कि आंसर। और वेम्बनाड झील देखिएगा केरल में है, डल झील कश्मीर में है, पुलकित झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के सीमा पर है, यूपी पीसीएस मेंस 2005 में। और जान जाइए यहाँ पर लोकटक झील कहाँ पर है? तो लोकटक झील जो है कि मणिपुर में है। यहाँ पर ये जो है कि आपका
सही है। ठीक है, अब देखिएगा आगे, बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? ऑप्शन नंबर सी कैमूर में, यानी कि कैमूर जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात स्थित है। ठीक है, अब देखिएगा आगे, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी कनवार झील जो है कि ये जो है कि देखिए 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो फ्रेंड्स देखिए ये चैप्टर और फैक्ट आपके कॉन्सेप्ट और एमसीक्यूज हमने कंप्लीट करवा दिया। तो फ्रेंड्स देखिएगा अब हम लोग कल चैप्टर 4 पढ़ेंगे जो कि जलवायु है। और फ्रेंड्स देखिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए कि रहने के लिए आपको जो है कि धन्यवाद। और जो है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड्स बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस करिएगा। तो फ्रेंड्स जय हिंद, आज के लिए इतना ही।